साबिक वफाकी वजीर और साबिक रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकातों के बाद एक नए रूप में नजर आ रहे हैं। बादियों नजर में लग ही रहा है कि वो किसी खास मिशन पर हैं। अडियाला जेल से निकलते हुए अगर उन्हें शुएब शाहीन दिखाई दे देते हैं तो उन्हें चपेड़े करा देते हैं और ट्विटर पर जाकर पीटीआई की दस्तयाब क़यादत के खिलाफ संगीन इल्ज़ाम आयद कर देते हैं। फवाद चौधरी का दावा है कि शुएब शाहीन, सलमान अकरम राजा और शेख वकास अकरम जैसे लोग पार्टी के करोड़ों रुपए खा चुके हैं। लीगल कमेटी और इन्फॉर्मेशन के नाम पर रॉ की जानिब से पाक फौज के खिलाफ चलाई जाने वाली कैंपेन पर अपना ठप्पा लगाकर पीटीआई को शदीद नुकसान पहुंचाया जा रहा है और करोड़ों रुपए लीगल और मीडिया मैनेजमेंट के नाम पर यह ग्रुप डिकार चुका है। फवाद चौधरी के मुताबिक रऊफ हसन 5 करोड़ रुपए तनख्वाह ले चुके हैं और सलमान अकरम राजा पार्टी फंड्स खा रहे हैं। फवाद चौधरी ने तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को कॉर्पोरेट फ्रॉडिया करार दिया है और कहा है कि उन्होंने नवाज शरीफ से करोड़ों रुपए फीस ली और पनामा से लेकर हुदैबिया तक हर काम में उनका मौवन और पार्टनर रहा और अब यही शख्स नवाज शरीफ के खिलाफ तहरीक चला रहा है। फवाद चौधरी ने सलमान अकरम राजा, शेख वकास अकरम और रऊफ हसन पर जाली अकाउंट्स के जरिए पार्टी को शदीद नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम भी लगाया। उनका कहना था कि बानी पीटीआई और उनकी अहलिया पाबंदे सलासल हैं और इस ग्रुप की मौजें लगी हुई हैं। बहरहाल अब यह तमाशा ख़त्म होगा। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम ने फवाद चौधरी के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए जवाबी दावा किया है कि इन लोगों को इस्टेब्लिशमेंट ने दोबारा लॉन्च किया है। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने भी रद्द-ए-अमल देते हुए ऐलान किया है कि फवाद चौधरी का तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है और वो किसी फोरम पर खुद को पीटीआई के नुमाइंदे के तौर पर पेश करने के मजाज भी नहीं है। यहाँ यह भी हैरानकुन बात है कि तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी तो फवाद चौधरी से इजहार ला ताल्लुकी कर रही है, मगर बानी पीटीआई अडियाला जेल में ना सिर्फ फवाद चौधरी से मुलाकातें कर रहे हैं बल्कि उनकी तसल्लियां करा रहे हैं कि उन्होंने कभी भी फवाद चौधरी से मुताल्लिक कोई मनफी बात नहीं की। खबरों में आजकल सिर्फ फवाद चौधरी नहीं बल्कि शेर अफजल मरवत भी है, जो पार्टी से निकाले जाने के बाद सच बोलना शुरू हो गए और एतराफ़ कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकालना यह गलत फैसला था। वो आज मान गए हैं कि जनरल बाजवा और साकिब निसार ने मिली भगत करके वक्त के वजीर आजम को इख्तदार से निकाला था और तहरीक इंसाफ इसकी बेनिफिशरी थी। नाजरीन, पाकिस्तानी सियासत का यही अलमिया है कि सच सिर्फ तभी बोला जाता है जब इख्तदार, ओहदे या पार्टी से निकाल दिया जाए। कुर्सी की मोहब्बत में सच को झूठ और झूठ को सच में बदल दिया जाता है। फवाद चौधरी के इंकशाफात हों या शेर अफजल मरवत के एतराफ़ात, ये सिर्फ तभी तक हैं जब तक उन्हें वापस पार्टी में नहीं ले लिया जाता। बिल्कुल वैसे जैसे तहरीक इंसाफ आजकल इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ है और ब्लैकमेल करने के लिए इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं ताकि उन्हें चुप कराने के लिए बातचीत शुरू की जाए और कुछ ऑफर किया जाए। बाखबर ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ अभी भी चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ मुज़ाकरात करे। अली अमीन गंडापुर ने इस सिलसिले में अपनी पूरी कोशिशें शुरू कर दी हैं और अब देखना है कि उनकी ये कोशिश कहाँ तक कामयाब होती है और तहरीक इंसाफ का ये इनकीपन कब ख़त्म होता है। इसी पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ और आज जो डायनामिक पैनलिस्ट सीधी बात जोन का हिस्सा हैं उनमें शामिल हैं जी अली गौहर बलोच साहब, जो कि नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट बेंचेस। बहुत बहुत मेहरबानी गौहर साहब ज्वाइन करने के लिए। फैसल मीर साहब हैं आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, थैंक यू वेरी मच मीर साहब। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। बैरिस्टर साहब, मैंने सोचा था कुछ अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आप भी मेरे ख्याल से कुछ सोच कर ही आए होंगे कि आज आपने कौन से ढूंढ ढूंढ के मुल्की मसाइल निकाल के लाने हैं ताकि हम इस शो के अंदर उसके बारे में बात करें। लेकिन मैं तो ये कंसर्न हूँ, मैं जेन्युइनली, मैं पर्सनली एज ए पाकिस्तानी, एज एन एंकर, मैं ये कंसर्न हूँ आपकी पार्टी में चल क्या रहा है। फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं, आपकी पार्टी में हैं, आपकी पार्टी में नहीं है, और जितने वो बड़े बड़े इल्जामात लगा रहे हैं, पहले वो क्या कहते हैं, कीप योर हाउस इन ऑर्डर, फिर उसके बाद हम पाकिस्तान की बात करते हैं। रहीम, मुझे कोई टॉपिक ढूंढने की ज़रूरत नहीं है बीनेश, बिकॉज आपने खुद ही ये वाजे कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उससे मुंसलिक या गैर मुंसलिक लोगों से ज़्यादा अहम कोई मौजू ही नहीं है पाकिस्तान में रात को इतने अहम 8 बजे के शो पे डिस्कस करने से। सो जहाँ तक आप जो बात कर रही हैं, जो जिन वाक़यात की, जाहिर है उनकी मतलब हम मजम्मत करते हैं, बिल्कुल ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए, लेकिन ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है।
देखें मुजम्मत, जो अच्छा बारी बारी इस करते वक्त हैं बैरिस्टर साहब, मुजम्मत किसकी कर रहे हैं आप? फवाद चौधरी साहब के बयानात और इल्जामात की मुजम्मत कर रहे हैं, शेर अफजल मरवत साहब के एतराफात की मुजम्मत कर रहे हैं, किसकी मुजम्मत कर रहे हैं? दोनों की जी। देखें उसमें हम बहुत क्लियर हैं, जो भी अगर इमरान खान साहब का फैसला होना था इन दोनों से मुतालिक उसका हम एहतराम करते। दोनों ने अपने अपने हिस्से की जद्दोजहद की हुई है, हिस्सा डाला हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो इस वक्त उनकी मौजूदा जो उनके बयानात हैं, तो उनके साथ तो इस वक्त कोई साथ नहीं चला जा सकता। जो फवाद चौधरी साहब ने शोएब शाहीन साहब को अगर थप्पड़ मारा और उसके बाद जो वो ट्विटर पे कह रहे हैं मेरे बड़े हैं मेरे दोस्त हैं, लेकिन हम उसका कैसे साथ दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो शेर अफजल लेकिन आपके मरवत साहब, लीडर, सॉरी टू कट यू सर, आपके लीडर उनका साथ दे रहे हैं ना, वो उनको बुलाते हैं, उनसे मिलते हैं, और से मिलते नहीं हैं, बल्कि उनको ये यकीन दिलाते हैं कि नहीं 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 फवाद चौधरी साहब, मैंने थोड़ी ना आपके बारे में कुछ बोला है, मैंने तो कुछ गलत बोला ही नहीं है। नहीं देखें ऐसी बात नहीं है। इमरान खान साहब किसी को बुलाते नहीं है, जिनको बुलाते हैं जिस तरह आज बुलाया हुआ था उनसे तो हुकूमत वक्त जो है वो मिलने ही नहीं देती है। वकीलों को अडियाला पे रोक लिए कि सड़क के शुरू में रोक लिया जाता है, फैमिली मेम्बर्स को इंतज़ार करा करा के फिर जाने दिया जाता है। तो ये तो देखें रहने दें, कोई मुलाकात तय नहीं होती। ये तो वहाँ पे 9 मई के केस की हियरिंग में जिसमें ये लोग खुद को एक्यूज हैं या वकील हैं, तो जाते हैं तो वहाँ पे जाहिर है कमरा अदालत में अडियाला जेल के अंदर मुलाकात होती है। कोई स्पेशल मुलाकात बिल्कुल किसी की नहीं होती। लेकिन देखें हम ये बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखें एक हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके गिर्द ही पाकिस्तान की सियासत घूम रही है। जो कुछ भी होता रहा है पिछले 2 साल में, उसके बावजूद आज भी सिर्फ यही बात हो रही है कि एक लीडर जो कि पाबंद सलासिल है, जिस तक किसी की दस्तरस नहीं है, जो कभी आवाम के सामने इतने अरसे से नजर नहीं आया, आज भी बात सिर्फ यही हो रही होती है कि उसने अपनी पार्टी में किसको वापस लेना है किसको नहीं लेना है। फवाद चौधरी साहब की जहां तक बात है, ये बात कई दफा पहले हो चुकी है और मैं उनको पहले भी कह चुका हूं, अपना ही देर का इंतजार करें कि जब इमरान खान साहब इस बारे में फैसला करेंगे। जहां तक शेर अफजल मरवत साहब की बात है, वो भी हमारे भाई हैं, वकील हैं, और उन्होंने बहुत आवाम निकाली इलेक्शन से पहले मूवमेंट की। लेकिन उसके बाद जिस तरह पार्टी की क़यादत के ऊपर बयानबाजी आप करेंगे, तो वो तो पार्टी के डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है। तो कोई भी एक डिसिप्लिन जमात हो, इदारा हो, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो अब इमरान खान साहब की तरफ से जो वाजे अहकामात हिदायत आ चुकी हैं, उसके मुताबिक ही बाकी पार्टी चल रही है और बिल्कुल चलेगी। आपने बात करनी है तो आज जो 26वीं आईनी तरमीम पे लाहौर हाई कोर्ट में इतना बड़ा कन्वेंशन हुआ जिससे बैरिस्टर गौहर भी और दूसरों ने खिताब किया, हामिद खान ने किया, आप उसकी बात करें। सिंध में जो मार्च चल रहा है हलीम आदिल शेख की क़यादत में, आप उसकी बात करें। आप जो अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद जाहिर बनता सी जा बात रहा है है, बैरिस्टर साहब, जिनको अपनी मर्जी के फैसले, अपने मनपसंद फैसले नहीं मिल रहे, वो तो तकलीफ में होंगे ना, वो तो बात करेंगे। तो जाहिर सी बात है जिनसे चीफ जस्टिस छीनी गई है उनको तो प्रॉब्लम होगी सर। जो भी सिस्टम का बेनिफिशियरी नहीं होता, जिसको फायदा नहीं होता, वो तो जाहिर सी बात है शोर करता है, कंप्लेनेंट होता है वो। नहीं देखें चीफ जस्टिस ही छीनी जानी जो है, वो इस वक्त कोई जजेस तो आके हाँ, तकरीर नहीं कर रहे थे वहाँ पे। जजेस ने तो अपना मुद्दा जो भी है वो भी अपनी जुडिशरी के आगे ही रखा। और बिल्कुल एतराज़ात हैं लोगों को कि किस तरह इस वक्त सिस्टमेटिक तरीके से जुडिशल ठीक पैकिंग है। की गई है। कहाँ से मुल्तान से उठा के एक हाई कोर्ट के जज साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस का मकाम नामजद कर दिया गया है। तो जो कुछ हुआ वो सब आवाम के सामने है। देखिए हम अगर ठीक है, होंगे पाकिस्तान के होंगे नेशनल, रिजर्वेशंस होंगे, और जाहिर सी बात है, लेट की इट बात बी। नहीं करेंगे बट तो ओवरऑल जितने भी जो बार्स हैं, बैरिस्टर साहब, आपको पता है कि उन्होंने इसका खैर मकदम किया है, उन्होंने बल्कि इसको एक अच्छा इकदाम करार दिया है। एंड लॉजिकली ऑल्सो वी हैव डन सीरीज ऑन शोज ऑन दिस कि क्यों नहीं मुल्तान से, क्यों नहीं लाहौर से, क्यों नहीं बलूचिस्तान से वो शख्स, उसको क्यों नहीं ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती उस जज को कि वो आकर के फेडरल के अंदर, विफाक के अंदर उसको सर्व करे। आई थिंक सो दिस गोज अक्रॉस द बोर्ड, क्योंकि वो एक फेडरल कोर्ट है, उसके अंदर हर एक को इजाजत मिलनी चाहिए। मैं वापस आती हूँ सर, मैं जरा बाकी पैनलिस्ट को भी शामिल कर लूँ। आई एम स्टिल नॉट डन विद यू, मैं जरा बाकी पैनलिस्ट को शामिल कर लेती हूँ। अली गौहर बलोच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। बिफोर दिस कि मैं पीटीआई के हवाले से आपसे सवाल पूछूं, मैं तो आपसे आपके हवाले से सवाल पूछूंगी। अगर पीटीआई में कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं तो आपसे जान के मान पाऊं तो ये पूछना चाहूंगी कि आपके वुज़रा को क्या हो गया। अली गौहर बलोच साहब, ना वो पार्लियामेंट में नजर आ रहे हैं, ना वो टेलीविजन प्रोग्राम्स में नजर आ रहे हैं। और ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है,
ये आप ही को सपोर्ट करने वाले, जिनके बलबूते के ऊपर, जिनकी सपोर्ट की वजह से बेसिकली शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने और वो अभी तक लगातार आपको सपोर्ट करते आ रहे हैं, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंप्लेनेंट है कि वो लोग आपको ढूंढ रहे होते हैं और आप लोग नजर नहीं आते। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? व्हाट्स हैपनिंग इन योर बेंचेस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जाहिर है मैं कोई ये तो नहीं कहता कि आप गलत बात कर रही हैं, लेकिन वुज़रा को बिल्कुल टाइम देना चाहिए। बट एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि वुज़रा के डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी अपनी मसरूफियात हैं, और ख़ास तौर पर जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा ने तमाम वुज़रा को टास्क दिए होते हैं, और जिस तरह से ये दोनों पर्सनैलिटीज़ खुद मेहनत पर यकीन रखते हैं और उनकी की हुई मेहनत नज़र भी आ रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को और पंजाब को जो है वो उसके सम्राट भी मिल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनके वुज़रा भी कोई ख्वाब गफलत में नहीं है। वो भी जाहिर है कि ये सारा टीम वर्क है, और वुज़रा जो हैं वो उस मेहनत में बिल्कुल शामिल है। जहाँ तक मीडिया पे उनकी, अगर आपने कोई पॉइंट आउट किया है तो किसी खास शख्सियत के बारे में बताएं तो ज़रूर उन तक शिकायत आपकी पहुंचाऊंगा कि उनको आना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, अगर वो मीडिया को कम टाइम देते हैं तो वो भी देना चाहिए उनको, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हुकूमत की नुमाइंदगी कर आपको सकते हैं। आपको अली गौहर बलोच साहब, आपको नहीं महसूस होता कि आप ही के बकौल मरीम नवाज साहिबा जो कि चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की, वो दिन रात इतना काम कर रही हैं, प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही हैं, आपको नहीं लगता कि उनकी काबीना में से, उनकी टीम में से, जो कि पंजाब की टीम है, उनको असेंबली में जाकर के एंड खास तौर पे मीडिया पर जाकर के उस नैरेटिव को बताना भी है कि भाई चीफ मिनिस्टर क्या काम कर रही है? अब ज़ाहिर है चीफ मिनिस्टर तो हर प्रोग्राम में नहीं जा सकती, और अभी आपने फरमाया एंड बिल्कुल राइटली यू सेड कि शहबाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि जो शहबाज शरीफ साहब की जो काबीना है, जो उनकी टीम है, उनको मीडिया पर आकर के, और उनको पीपल्स पार्टी को फॉर दैट मैटर, देखिए मीडिया पर आएंगे तो सब जगह पे बात चली जाएगी, ये फैसल मीर साहब की पार्टी को भी एतराज़ नहीं होगा, आप ये फील नहीं करते कि नहीं, देयर इज अ बिल्कुल लैक? मीडिया के लोग जो मतलब है हमारी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, और बिल्कुल ये तो नहीं है। लेकिन हादरी आप यूँ कह सकती हैं कि उनकी जो मिनिस्ट्रीज की तरफ से, जो काम की तरफ से टास्क हैं, उस मसरूफियत की वजह से हो सकता है मीडिया पे अपीयरेंस आपको ज़रा कुछ कम महसूस होती हो। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो उनकी वो जो जिम्मेदारियाँ उनको सौंपी गई हैं, उसकी भी अच्छी खासी मसरूफियत होती है। और ज़ाहिर है मीडिया के ऊपर भी बिल्कुल जो इनिशिएटिव ख़ास तौर पर चीफ मिनिस्टर पंजाब ने और शहबाज शरीफ साहब ने लिए हैं इस मुल्क के लिए, कोई दिन मुझे एक बता दें, कोई एक ऐसा दिन, जिस तरह से कि मरीम नवाज साहिबा ने कहा था कि मैं एक दिन भी मेरा ऐसा नहीं होगा कि मैं आराम से बैठूंगी और पंजाब के लिए काम नहीं करूंगी। आज आप देख लें, जहां पर नौजवानों को स्कॉलरशिप्स दिए जा रहे हैं, जहां पर अब एक 50 लाख से लेकर 3 करोड़ तक कर्जे दिया जा रहे हैं, जिनमें के सूद की शरह बिल्कुल ना होने के बराबर है। और जिस तरह से ज़िमींदारों को और जिस तरह से कि हमारे किसानों को जो पैकेज दिए गए हैं, जो सोलराइजेशन की तरफ हम पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं, और 8-8 10-10 लाख की सब्सिडी, इसी तरह ट्यूबवेल पे सब्सिडी, इस तरह जो दीगर इक्विपमेंट्स हैं उसके ऊपर जो है वो सब्सिडी दी जा रही है। ख़ास तौर पर मैं कल एक तकरीब में था जिसमें हमने जो हमारे अक़लीती दोस्त हैं, भाई हैं, राइट। उनके लिए उन्होंने ख़ुसूसी पैकेज दिया, उनको हमने चेक तकसीम किए। इसी तरह से रमज़ान पैकेज की अब तैयारी हो रही है कि वो हम जो ज़ाहिर है कि जो हमारे ऐसे दोस्त अहबाब जिनके ज़राए आमदन कम हैं, तो उनको भी हम बिल्कुल उसी तरह में, हुकूमत अपनी तमाम एफर्ट पुट कर रही है। एक तरफ वो पार्टी है जो नौजवानों के हाथ में कील वाली लाठियां पकड़ाती है, जो हाथ में बंदूक और पटाखे पकड़ाती है और गुलेले पकड़ाती है। दूसरी तरफ हमारी हुकूमत है कि जो नौजवान के हाथ में, तालिब इल्म के हाथ में लैपटॉप पकड़ा रही है, उनके हाथ में स्कॉलरशिप पकड़ा रही है। तो जाहिर है कि इनको अब ये क्या कहेंगे। दूसरी तरफ महंगाई की शरह देख लें, वो कम आ चुकी है, 4% तक तकरीबन आ चुकी है। उसके साथ साथ बाहर से जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसकी तैयारियां हो रही हैं कि वो मतलब है कि लोगों को जो है वो उस तरफ बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने जिनकी ख़ास तौर पर कारोबारी तबके ने इस चीज़ का ख्वाहिश का इज़हार किया है कि वो पाकिस्तान में बड़ी लेवल पर इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं, वो उस तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है। तो पाकिस्तान के लिए मसाइल तो बहुत थे, ये तो खुद कह कर गए थे कि हम माइंस बिछा के जा रहे हैं। तो अब माइंस जो है वो तो इनको उल्टा पड़ गया। यही वजह है कि रोज नया खत, रोज नया मीडिया पे जिंदा रहने के लिए ड्रामा। खास तौर पर आपने जजेस का जिक्र किया, तो फर्क तो है।
एक तरफ देखिए जो जजेस का तबादला है या ट्रांसफर है उसका एक आईनी तरीका है कि जो हाई कोर्ट का जज है जहां से वो जाएंगे वो भी उनका नाम रिकमेंड करेगा, उनको एनओसी देगा, और जो हाई कोर्ट का जज जिसमें जा रहे हैं वो भी उनको इजाजत देगा। इस पैमाने के तहत, इस आईनी तरीके के तहत अडॉप्ट किया गया। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है इनको बिल्कुल ये अपॉइंटमेंट्स अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि इनको तो वो लोग चाहिए जो गुड टू सी यू इन्हें कहे, जो कहे कि इनको मर्सिडीज में लाया जाए प्राइम मिनिस्टर की बिठाकर, जो इनके रिमांड के दौरान रिमांड खत्म कर दे और इनको गेस्ट हाउसेस में ठहराए और कहे इनके चाय कॉफी पिलाए और इनके दोस्तों को मिलाएं उधर। तो मेरा ख्याल है, और जो 8-8 मिनट में 8-8 जमानतें ले ले, इनको तो वो जजेस अच्छे लगते हैं जो इंसाफ की बात करें, जहां पर इनको हो कि हमें किसी कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा, वो जजेस इनको अच्छे नहीं लगते। और ना ही पाकिस्तान की, ये तो आईएमएफ को खतूत तक लिखते रहे कि भाई पाकिस्तान को कर्जा ना दे। तो आज अगर पाकिस्तान कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है तो इनके लिए तो लम्हा फिक्री और परेशानी जरूर है, क्योंकि इनका मुकाबला पाकिस्तान के साथ है और इनका मुकाबला मरियम नवाज और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मेहनत के साथ है। अलबत्ता मैं ये जरूर कहूँगा कि मरकज में हमारी इत्तेहादी हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जो इत्तेहाद में पार्टीज हैं वो भी हमारी इस मेहनत में शाना बशाना शामिल हैं, और इस सारी चीज़ों का क्रेडिट उनको जाता है। आज तक लेकिन में आपकी अली गौर बलोच साहब कुछ खटपट चल रही है, अलाउ करें मुझे ज़रा फैसल मीर साहब के पास भी जाना, फिर मैं वापस आपकी तरफ आऊंगी। फैसल मीर साहब, आराम से नहीं बैठी हुई है मरियम नवाज साहिबा, आराम से नहीं बैठे हुए हैं शहबाज शरीफ साहब, वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है। और खास तौर पे अज़मा बुखारी साहिबा की अगर मैं बात करूं, वो तो आपको दिन में तारे दिखा रही हैं, वो तो आपको बता रही हैं कि जी 14 साल आपकी हुकूमत रही है, सिंध के अंदर आप लोग सड़कें नहीं बना सके। पंजाब में देखें, अगर आपको सड़कें देखनी है तो पंजाब में आकर के देखें, आप तो खुद पंजाब से हैं, तो आप अपने बताते नहीं हैं बिलावल भुट्टो साहब को या सिंध की जो आपकी हुकूमत है कि उनको बताएं कि किस तरह सड़कें बनानी है। देखिए, पाकिस्तान में आज तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं, जमहूरी हुकूमतें, वो छोटी सियासी पार्टियों की मदद से आई हैं। ये वाहिद हुकूमत है जो कि दो बड़ी सियासी पार्टियों की सपोर्ट से बनी है, पीपल्स पार्टी और नून लीग की। आप वेस्ट की जमहूरियत पूरी दुनिया में देख लें, वहाँ पे दो पार्टियां अक्सर मिलकर हुकूमत बनाती हैं। और ये आप जो उज़्मा बुखारी साहबा की बात कर रही हैं या पीपल्स पार्टी का कोई शिकवा है, तो ये दैट इज़ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, और ये चीज़ें जो हैं ये चलती रहती हैं। इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है। जब दो सियासी पार्टियां जिनके अपने अपने मंशूर हों तो वो उनकी आपस में खटपट रहती है किसी ना किसी हवाले से, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि पीपल्स पार्टी काम नहीं कर रही और नून लीग काम नहीं कर रही। जैसे मेरे दोस्त अभी कह रहे थे, दोनों पार्टियां काम कर रही हैं और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रही हैं। आप बात कर रही थी इससे पहले, जो अगर मुझे इजाजत दें, जरूर बात की कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो इमरान खान साहब कह रहे हैं जी कि फवाद चौधरी साहब जो हैं उनको वो मेरे उनसे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इमरान खान साहब की इस वक्त मजबूरी है, फवाद चौधरी साहब वो किसी सूरत में उनको डिसओन नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि फवाद चौधरी की हमेशा एस्टेब्लिशमेंट से बड़ी अच्छे राब्ते रहे हैं और वो उनको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पीटीआई की सारी सियासत जो है वो इमरान खान को रिहा करवाने के इर्द गिर्द घूम रही है। और वो कभी खत लिख रहे हैं और कभी वो जिस तरह इस वक्त जिस सूरत हाल का बेबसी का शिकार हैं, तो वो हर उस शख्स को अपने करीब कर रहे हैं जो उनकी कोई हेल्प कर सकता है। शेख वकास अकरम साहब के बारे में आपने कहा कि वो कह रहे हैं कि फवाद चौधरी को दोबारा लॉन्च किया गया है, तो शेख वकास अकरम साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। पूरी पीटीआई को एस्टेब्लिशमेंट ने ही लॉन्च किया था और अब वो दोबारा लॉन्च, वो सिलेक्टिव लॉन्चिंग हुई है। अगर तो वकास अकरम साहब को उस पर इतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस पूरी पार्टी को ये एस्टेब्लिशमेंट खुद इस बात को अब एडमिट करती है कि हमने लॉन्च की थी। तो अब आज ये कोई अनहोनी बात ऐसी नहीं है कि उनके बाज लोग जो हैं वो लॉन्च हो रहे हैं। और इस वक्त जिस क्राइसिस की आप बात कर रही हैं कि शेर अफगन मरवत और ये सारे आपस में जो लड़ाई मार कुटाई कर रहे हैं, तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि एक वन मैन पार्टी थी, शख्सियत परस्ती है इसमें एक किस्म की डिक्टेटरशिप है, ना किसी की राय का एहतराम है। आपने खुद देखा कि जहांगीर तरीन को ज़लील खार करके निकाला गया, अलीम खान को निकाला गया, परवेज खटक ने छोड़ी पार्टी, असद उमर ने छोड़ी। और इस वक्त मेरे ख्याल में मैं भी एक छोटा सा पॉलिटिकल सियासी कारकुन हूँ, और मेरे ख्याल में पीटीआई जो है वो अपनी सियासी उम्र के अब
इख्तिताम की तरफ जा रही है। इस तरह की अच्छा पार्टियां फैसल बनती मीर रही साहब, हैं सिर्फ माजी खबर में। आपस में लड़ाई की नहीं है ना, खबर ये भी है कि जो शेर अफजल मरवत साहब हैं वो टेलीविजन प्रोग्राम्स में बैठ करके ये कह रहे हैं कि वो जो नवाज शरीफ साहब को निकाला था ना, मुझे क्यों निकाला, वो बिल्कुल गलत निकाला था। और वो ये कह रहे हैं कि मैं एक वकील हूँ और मैं लॉ को समझता हूँ और ये बिल्कुल उन्होंने गलत निकाला। और फिर उनसे ये पूछा भी जाता है कि भाई आप अगर ऐसी बातें करेंगे तो इसी पे तो आपकी पार्टी को प्रॉब्लम होगी। तो उन्होंने कहा भाई मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो वो सच बोल रहे हैं, वो सच भी उनको एकदम से याद आ रहे हैं। सब आपस में लड़ाई का तो इशू डिफरेंट है, लेकिन नवाज शरीफ के हक में गवाहियां भी दे रहे हैं। देखिए, शेर अफगन मरवत साहब को क्योंकि इतनी दफा पार्टी से निकाला जा चुका है कि अब उनका टिपिंग पॉइंट आ गया है और अब वो एक यानी कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हैं। तो ऑब्वियसली वो उस एस्टेब्लिशमेंट की जिस वक्त इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल कर रहे थे तो शेर अफजल मरवत साहब भी उनके साथ ही थे। तो उन्हें उन तमाम बातों का मुकम्मल तौर पे इल्म और इदराक है जो उस जमाने में जिस तरीके से इमरान खान साहब इसको यूज करते रहे हैं। तो इसलिए अब अगर क्योंकि उनको नजर आ गया है कि मेरी अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है, तो ऑब्वियसली अब उनके पास सच बोलने के अलावा कोई ऑप्शन तो नहीं है। तो ये इस वक्त जो सारी जो इनकी आपस में या जो लोग छोड़ भी रहे हैं, शेर अफजल मरवत जैसे लोग जो हैं जिनको के पार्टी की इंटरनल लड़ाई की वजह से, तो ये जो ग्रुप्स बने हुए हैं, शाह महमूद कुरैशी का एक अपना ग्रुप है, अली मोहम्मद खान का कोई और किबला है, अब शेर मीर अफजल साहब मरवत पॉइंट आपका आ गया। ये जितने ग्रुप्स भी आप बता रहे हैं ये तो आपकी पार्टी को, नून लीग को बिल्कुल सूट करते हैं, क्योंकि आप ही लोगों का पॉलिटिकल एक्शन इस तरह कम होगा। बिकॉज वो सुना है ना आपने, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी। लेकिन ये जितनी बातें आपने कॉन्फिडेंस से की हैं कि पीटीआई में जो जो चल रहा है और आपको सब पता है, इसका जवाब मैं बैरिस्टर साहब से जरूर लूंगी। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो डिस्कशन को रिज्यूम करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। अली गौहर बलोच साहब मेरे साथ मौजूद हैं, फैसल मीर साहब सीधी बात का हिस्सा हैं, एंड बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब भी प्रोग्राम का हिस्सा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, पिछले सेगमेंट की बहुत सी बातें इकट्ठी हो गई, लेकिन लेट्स टेक इट अप फ्रॉम देयर कि पार्टी से निकालने के बाद या अगर पार्टी छोड़ देते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, तो तभी उनको सच क्यों याद आता है? प्रॉब्लम पार्टी का है या प्रॉब्लम उन लोगों का है कि जब तक पीटीआई में है, जब तक वो पीटीआई के रंग का जो झंडा है उसका दुपट्टा गले में ना पहनेंगे या झंडा उनकी गाड़ी पर होगा, तब तक उन्होंने सच नहीं बोलना। जब उनको निकाल दिया जाएगा या कोई अनबन हो जाएगी पार्टी की, फिर सच बोलेंगे। अब जैसे आपको भी पता है, मुझे पता है कि आपको अच्छे से पता है, अल्लाह ना करे कि आपको कोई पार्टी से निकाले, लेकिन मुझे पता है कि आपको पता है कि जो नवाज शरीफ साहब को निकाला गया वो गलत निकाला गया, लेकिन आप एतराफ़ नहीं करेंगे। देखें, जिसको आप सच कह रही हैं वो तो इन जमातों का जो इस वक्त फॉर्म 47 पर हुकूमत में है, इनका सच हो सकता है। तो सच क्या है, झूठ क्या है, जो मेरे ख्याल में मरवत साहब ने बात की, अगर उन्होंने एक कानूनदान के तौर पर एक अदालती फैसले का एहतराम किया है तो वह एक अलग बात है। लेकिन जहाँ तक उनके बाकी या किसी के भी जो भी शख्स एक पार्टी से मुंसलिक रह के और उसको छोड़ के उसके बाद तनकीद शुरू कर देते हैं, तो बिल्कुल उन्हें सोचना चाहिए कि पहले वो क्यों ऐसी बातें, अगर उनको लगता था कुछ चीज़ गलत है तो वो क्यों नहीं कर रहे थे। अब अगर आप जिस तरह कह रही हैं, अगर ये फिर कोशिशें सिर्फ अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है और वापसी का सफ़र तय करना चाहते हैं, तो इससे तो ये वाज़ेह होता है, और हमारी डिस्कशन से भी ये इस वक्त इस शो में, कि अभी भी हर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही आना चाहता है, हर कोई इमरान खान के झंडे तले ही खड़ा होना चाहता है और अपनी सियासी बका सारे इसी में देखते हैं। तो असल असल सवाल और असल इशू तो ये है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपने ग्रुप बंदी की, मेरे दोनों दोस्तों ने बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई इनकी जमातों की साइज़ की तो अब पार्टी है नहीं, इतनी बड़ी जमात है कि उसमें बिल्कुल मुख्तलिफ राय के लोग, मुख्तलिफ सोच के लोग मौजूद हो सकते हैं। लेकिन ये भी क्लैरिटी है कि कोई भी और पार्टी का सरबराह या लीडर नहीं है, वो इमरान खान है। और अगर इमरान खान जिस ग्रुप के ऊपर अपना हाथ रखेंगे या कहेंगे कि पार्टी की भाग दौड़ ये करेंगे, तो फिर अवाम उसके साथ ही खड़ी होगी। तो इसलिए ये फजूल बात है कि इस वक्त लेकिन सर अलाउ मी टू ऐड, लेकिन आपके जो लीडर हैं उनको यही समझ नहीं आ रही ना कि किसको उन्होंने कमान असल में सौंपनी है और किसको नहीं सौंपनी है। और उसकी शायद कहीं ना कहीं वजह ये होती है, अगर मैं आपको क्रिकेटिंग टर्मिनोलॉजी में समझाऊं, क्योंकि वैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी का दौरा चल रहा है, विनिंग स्क्वाड को कोई नहीं छेड़ता, तभी स्क्वाड को छेड़ा जाता है जब जीत ना हासिल हो रही हो, जब मकसद ना हासिल हो रहा हो।
दूसरी चीज़ एक जो बड़ी ज़्यादा सर दूसरी चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शेर अफजल मरवत साहब को ही मैंने कहते हुए सुना किसी टीवी चैनल के ऊपर जस्ट ब्राउजिंग। वो ये कह रहे थे कि जी मेरे लीडर कान के थोड़े से कच्चे हैं, कोई उनके कान में जाके पहले बोल देता है और फिर उसके बाद उसके ऊपर वो फैसला कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि मरवत साहब जो है ये बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, क्योंकि ये जब उन्होंने बात बताई उसके बाद खबरें चलना शुरू हो गई कि आपके लीडर उनसे मिलना चाहते हैं। देखें, बात यह है कि बिल्कुल ऐसी नामुनासिब बातें उन्हें या किसी और को नहीं करना चाहिए, अपने किसी सीनियर के बारे में भी नहीं करनी चाहिए। मेरे जैसे लोग जो सियासत में आए हैं, मैं कोई रिवायती सियासतदान तो नहीं हूँ या किसी एक सोच का या जमात के तो मरून मिन्नत नहीं है। हम तो इंसाफ का निज़ाम मुल्क के अंदर लेके आना चाहते हैं, तो आज भी क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन ये जो इस तरह की बयानबाजियां हैं, मतलब इख्तिलाफ राय करें, सोच समझ के करें, तनकीद करें, अपनी साथ उसकी गुजारिशात भी दें कि किस बेसिस पे कर रहे हैं। गलत बातें नहीं करनी चाहिए। देखें, जहाँ तक इमरान खान साहब के फैसलों की बात हो रही है इस वक्त के, उनके आपने उन तक इस वक्त कितना महदूद रसाई है उनकी। उनको वहाँ पे देखें, इस वक्त एक शायद कभी अखबार आती है, कभी नहीं आती, एक दो टीवी चैनल उनको नजर आते हैं, वो भी वही जहाँ पे एक खास सर सोच 16 टीवी जिन चैनल्स चैनल आते पे हैं मौजूद है। और 4 तो अखबारात उनको मिलते हैं। देखें, जी ये बात है, ये बिल्कुल वो कहते हैं, बट जब हम पूछते हैं तो 4 अखबार उनको नहीं मिल रहे होते। सर ख्वाब अब में जिस आकर तो ये बातें तरह कोई ये नहीं बताता वक्फा ना आ गया बैरिस्टर है, साहब। ये वो बातें आप हैं वकील कि जब जेल आप वकील इंतजामिया में से मिलेंगे। कोई जेल इंतजामिया में से कोई मेंबर जब अदालत में जज के सामने होता है और उन जज जो है बाकायदा तौर पर ये चेक करते हैं कि हाँ जी बताइए आपके लीडर को, बानी पीटीआई को क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, और जब अदालत के अंदर ये सारी चीज़ें पता चलती हैं तभी तो हमें पता चलती हैं ना। हम कौन सा जा करके आपके लीडर से मिलते हैं, सब लोग तो नहीं जाके मिलते। तो तभी उस टाइम पर जज साहब के सामने आप लोग एतराज नहीं करते, आप कहते जी बिल्कुल ऐसे ही है, 16 टीवी चैनल आते हैं बिल्कुल ऐसा ही है, मर्जी का नहीं खाना नहीं, मिलता है बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल कुक एतराज दिया हुआ होते है हैं। देखें, बिल्कुल अभी ऐसा ही भी है, आप वहां पर एतराज नहीं करते जी। आज भी जो वकला गए वो अदालती फैसले के साथ गए, अहकामात के साथ गए कि आज ठीक है, वकला की मुलाकात होनी थी। क्या किया गया? ओके। उनको पहले सड़क पे रोका गया, फिर जब इवेंचुअली अंदर जाने दिया गया तो कहा गया कि जी मुलाकात का टाइम खत्म हो गया है। ये वही अडियाला जेल है जिसमें रात को भी, जिसमें इतवार के दिन भी, छुट्टी के दिन भी जब हुकूमत का दिल होता है तो इमरान खान साहब से चलिए, मुलाकातें हो जाती हैं। जब दिल नहीं इसका होता जवाब मैं आपको तो ले फिर देती हूँ। उस दिन अली वो गौहर बलोच मुलाकात का साहब, दिल नहीं आप होता। लोग मुलाकातें नहीं होने दे रहे हैं, आपने मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी है, इसकी वजह बताइए जी। देखिए, कोई किसी मुलाकात पर भी पाबंदी नहीं है, और उनके वकला और उनकी जो पूरी टीम है, और वो तो जज साहब के सामने भी सारी बातें होती हैं कि वो बिल्कुल उनको इजाज़त है और वो मिल रहे हैं। लेकिन इनको वो वक़्त ज़रूर याद करना चाहिए। मुझे अच्छी तरह से याद है, एक वो टाइम था कि जब मरियम साहिबा भी जेल के अंदर थीं, शहबाज शरीफ साहब भी थे और नवाज शरीफ साहब भी। और इन्होंने कहा था कि जेल मैनुअल में ये है कि करीबी रिलेटिव के अलावा कोई नहीं मिल सकता। तो उनकी तमाम मुलाकातें बंद हो गई थी, चूंकि जो करीबी रिलेटिव ने क्या मिलना था कि सारे लोग तो फैमिली के बड़े जेल के अंदर बंद थे, और किसी ना वकील से मुलाकात की इजाजत थी और ना किसी और के साथ। और एक दफा मरियम नवाज साहिबा को नवाज शरीफ साहब के सामने जेल के अंदर से गिरफ्तार किया गया था। वो सफाकी भी इनको याद होनी चाहिए कि ये लोग क्या करते रहे। इसके बरक्स आज तो उनको मेरा ख्याल है कि 5 स्टार होटल जितनी मराहत मिली हुई हैं उधर, हर किस्म के खाने, हर किस्म की एक्सरसाइज और जिम और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, वो तमाम सहूलतें, और उनके वकला की टीम और जो नुमाइंदे हैं वो उनसे मिलते हैं, रोज़ तो आकर बाहर बयान देते हैं कि आज मिलकर आया है, तो आज ये कहा बानी पीटीआई ने, आज फलां हुक्म जारी कर दिया, आज ये कह दिया। तो वो काम किससे, वो मतलब वो सलमानी टोपी पहन के जाते हैं जब वो मिलते हैं? ये बातें गलत है। लेकिन जाहिर है कि एक तरफ उनकी हिस्ट्री है कि वो मुल्क में आग लगवाते हैं, अंदर से पैगाम रसानी करके एक बाकायदा कोई ना कोई शर्मगेजी करते हैं। तो जाहिर है रियासत ने उन चीज़ों को तो थोड़ा सा किसी हद तक मलूज़े खातिर रखना है। जिन लोगों के ऊपर पाबंदियां हुई है तो एसी उतरवाने की बात करते थे। अभी कल ही मरियम साहबा का बयान था कि हमने तो उनको एक दफा भी ना एसी उतरवाने की बात की है, ना कोई और धमकी लगाई है, बल्कि हर तरह की सहूलतें उनको जेल के अंदर मुहैया हैं। हाँ, अलबत्ता एक इनकी वो जो है ना, मतलब है कि इनकी अग्रेसिवनेस और जो इनकी हाइपरनेस है, वो तो वो आप लोग रोज भुगत रहे हैं नेशनल असेंबली में, इसके बावजूद कानून साजियां कर रहे हैं नेशनल असेंबली में। मैं माजरत के साथ आपके बेशक कानून साजियां हो रही हैं, लेकिन आप लोग इनको हाईजैक करने से नहीं रोक पा रहे हैं। नहीं, देखिए बात ये है कि मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से ये ज़रूर बताऊंगा
कि एक केस जो कि GHQ के ऊपर हमला केस है, जिसमें बानी पीटीआई भी मुलव्वस हैं और उन पर ये इल्ज़ाम है, उसका एक ऐसा गवाह भी है जो उस मीटिंग में मौजूद था और अनकरीब कौम के सामने वो भी आ जाएंगे चीज़ें। और अच्छा। GHQ वाले केस में भी जो है वो इनको सज़ा होगी और यकीनी तौर पर होगी, ज़ाहिर है वो उसमें मुलव्वस हैं तो अदालतों ने सज़ाएँ देनी है, लेकिन लग यही रहा है कि उसमें इनको सज़ा होगी। और ख़ास तौर पर ये मतलब है कि जो खतूत लिखना, जो ब्लैकमेलिंग का रवैया, जो प्रेशर बढ़ाने के टैक्टिक्स इस्तेमाल करना, ये उसकी बेचैनी की असल वजह यही है इनकी। और आप लोग घबरा तो नहीं रहे हैं ना खतो किताबत के सिलसिले से? सेफ जोन में नहीं, आप लोग परेशान तो नहीं हो रहे? खतो किताबत तो देखे ना, खतो किताबत रोज वो तो मीडिया पे जिंदा रहने के लिए इन्होंने कुछ ना कुछ तो करना है। पार्टी ठीक है। इनकी सारी जो है वो आपस में गुत्थम गुत्था है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि भाई जो वकास साहब है वो जब से पार्लिमान के मेंबर बने हैं वो वजीर आला हाउस के खर्चे पे उनके पे रोल पे बैठे हुए और उधर से बैठकर रोज मीडिया टॉक कर देते हैं और उन्होंने तो तीसरी दफा पार्टी तब्दील कर ली है। तो उनकी तो उन जैसे लोगों मतलब वो फवाद चौधरी साहब उन पे एक दूसरे पे तनकीद करते हैं ना। और मुनव्वर साहब ने जो कुछ बातें की हैं वो भी पूरे पाकिस्तान ने सुनी है, उन्होंने क्या बातें की और किस तरह से बातें की हैं और क्या क्या इनके पूरा उन्होंने नक्शा खींच के दिखाया है कि क्या क्या होता है, किस तरह से होता है। आप भी खुद प्रोग्राम की वसात से बता रही थी। तो मैं समझता हूँ कि अब चूंकि पाकिस्तान में PMLN की कारकर्दगी, हुकूमत की कारकर्दगी जो है वो मतलब है तरक्की की तरफ गामजन है, महंगाई की शरह नीचे आई है और दीगर मामला बेहतर हुए हैं, तो अब ये थोड़े से परेशान है कि ये तो कहते थे कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट हो जाएगा और श्रीलंका की सूरत अख्तियार कर जाएगा। उसके बिल्कुल बरक्स कि ये तो जो माइंस बिछा कर गए थे और जिसका ये इजहार करके गए थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह उन माइंस को ज़ाया कर दिया गया है और पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, लिहाजा इनकी परेशानी भी साथ साथ बढ़ रही है, क्योंकि ये पॉइंट टेकन, खतूत तो पॉइंट पाकिस्तान टेकन। के खिलाफ ही लिखते रहे ना। बिल्कुल जी, पॉइंट टेकन अली गौहर बलोच साहब। ये फैसल मीर साहब, ये जो बकौल नून लीग के जो PTI की परेशानी है ना, ये आप लोगों के ऊपर बहुत भारी पड़ रही है। आप लोगों से मुराद ये कि वो तमाम लोग जो कि पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, नेशनल असेंबली का हिस्सा हैं, सेशन इतना भड़कीला होता है और उसमें PTI डोमिनेट कर रही होती है। यानी कि अगर हुकूमत ने कुछ भी बात करनी हो, कोई कानून साजी करनी हो, उसमें ऑपोजिशन का शोर शराबा इतना ज़्यादा होता है कि लग रहा होता है कि सारी जो लड़ाई है वो पार्लियामेंट में ही सेटल करनी है। दे आर हाईजैकिंग द एंटायर शो सर। जो पार्लिमानी जमहूरियत के कुछ असूल होते हैं और उसमें सबसे बड़ा जो फर्ज होता है कौमी असम्बली का, वो कानून साजी होती है। तो सही। अगर आप देखें, हिस्ट्री उठा के देखें PTI की, तो 2014 में इन्होंने असम्बलियों का बाइकआउट किया, इस्तीफे दिए और उसके बाद तनख्वाहें लेते रहे। उस दौरान भी किसी कानून साजी में इन्होंने हिस्सा नहीं लिया। उसके बाद 2022 में इन्होंने इस्तीफे दिए और उसके बाद कोर्ट के जरिए वापस आने की कोशिश करते रहे और तनख्वाहें और सारी मुराद लेते रहे। आजकल भी इनका यही वतीरा है कि ना इन्होंने जो सेनेट की किसी कायमा कमेटी के मेंबर बनना चाहते हैं, ना ये अदालती इस्लाहात के किसी बिल के ऊपर वोट करना चाहते हैं, ना ये इंतखाबी इस्लाहात के ये पार्ट थे। तो इनका जो बेसिक जो इमरान खान साहब का पॉलिटिक्स है, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि हर वक्त आप प्रोटेस्ट करते रहो, वो असेंबली के अंदर हो या असेंबली के बाहर हो। और अगर ये और आजकल ये कह रहे हैं कि जी ये फॉर्म 47 की असेंबली है, तो इस फॉर्म 47 की असेंबली नहीं के जरिए ही आपके सेनेट में लोग बैठे हुए हैं PTI के, तो उनको भी कहें कि वो भी घर जाए, अगर वो भी फॉर्म 47 से आए हैं। तो बजाय इसके कि पाकिस्तान में जो जिस तरह की भी जमहूरियत है, इस पीपल्स पार्टी ने बड़ी मुश्किल से हमेशा जमहूरियत को डिरेल होने से बचाती रही है। और ये भी इस वक्त भी जो हुकूमत नून लीग की है, उसका पर्पस यही था, क्योंकि अगर आपको याद हो, हुकूमत नहीं बन रही थी और अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया। तो इनका मसला ये है कि ये इस चीज को जानते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में दो मुख्तलिफ चीजें हैं, कबूलियत और मकबूलियत। ये मकबूल होंगे बहुत ज्यादा, लेकिन बाज हकीकतें हैं पाकिस्तानी सियासत की कि अगर आप स्टेट की जो आप अपनी ही फौज के खिलाफ झंडा उठा लें और पूरी दुनिया में उनकी पूरी दुनिया के दारुल हुकूमतों में मुजाहरे भी करें और वहां पे आप
बिल्स भी पेश करवाएं पाकिस्तान के खिलाफ, और उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करें कि आप लोग जो है वो आसानी से पाकिस्तान की आपका मुतालबा ये हो कि इनको निकाल दो और मुझे इक्तदार में ले आओ। तो ये सियासत जो है वो अब खत्म हो चुकी है कि जिसमें एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इनको दोबारा ट्राई करेगी। इन्होंने जो जो अपने एक दौर में कर लिया था, अब इनका जो बुनियादी मकसद है असेंबली में रह जाने का, वो सिर्फ ये है कि शोर डालें, जिस तरह की आप फरमा रही हैं कि ये हर वक्त शोर होगा करते हैं, लेकिन तमाम बिल पास हो रहे हैं और इनके बगैर पास हो रहे हैं। और अभी मैं अली गौहर बलोच साहब जो बात करते हैं उसमें छोटी सी, मुझे बात तो बड़ी छोटी सी है लेकिन मैं वो जरूर करना चाहूंगा कि इन्होंने, इमरान खान साहब ने बड़ी छोटी एक काम किया था कि तकरीर करके पब्लिक में इन्होंने कहा कि मैं आसिफ जरदारी का एयर कंडीशन उतरवाऊंगा, और उसके बाद उतारा। और कुदरत का ये निज़ाम देखिए कि इमरान खान साहब ने कहा कि आसिफ जरदारी तुम मेरी शिस्त पे हो, मेरी बंदूक की शिस्त पे हो। आज बंदूक की शिस्त पे हो। आज आसिफ जरदारी जो हैं वो चाइना के दौरे पर जाते हैं और उसके साथ तैयब अर्दगान को भी तुर्की में मिलते हैं, और वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। और इमरान खान आजकल एयर कंडीशन के चक्कर में है कि मेरा एयर कंडीशन जो है वो ठीक नहीं है, उसको चला दो। तो ये कुदरत का निज़ाम है। इसमें जब इमरान खान साहब खुदा बने हुए थे तो वो भूल चुके थे कि शायद वापस उन्होंने इक़्तिदार से नहीं जाना। वो जनरल फैज के साथ जो उन्होंने मंसूबा बनाया था कि 2028 तक मैं और तुम खेलेंगे, तो अब देखें कि 2028 में पीटीआई इलेक्शन में होगी भी कि नहीं होगी, जितने कि इनके हिस्से बखरे हो रहे हैं। आपकी बातों से तो यही समझ आ रहा है कि जो बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब है वो ना ही समझें कि आप लोगों की तरफ से भी कोई पीटीआई के लिए ताज़ा हवा का झोंका नहीं आना। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। लेट्स वाइंड इट अप हियर। बहुत बहुत शुक्रिया मेहमानों का। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।